राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आप मिल जाएंगे पेज नंबर 282 एंड 283 पर। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 से 26 तक। बच्चों, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो इसलिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अमेजोन का लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आप लोग ले सकते हैं अपने लिए एसचांद और एनसीईआरटी की बुक। लेट स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे समझेंगे। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बिना पीरियोडिक टेबल के तो केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रुप? ग्रुप से क्या मतलब है और पीरियड से क्या मतलब है पीरियोडिक टेबल में? अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, जिसको कि मोस्टली ने दिया था, रेक्टिफाई किया था बोहर ने, तो आप देखेंगे कि इसको डिवाइड किया गया रो एंड कॉलम्स में। तो आप जो हॉरिजॉन्टल देखते हैं रोज और जो वर्टिकल कॉलम देखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम पीरियड बोलते हैं, ये 7 है, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि ओवरऑल 18 है। तो यही हमारे ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि लिखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द वर्टिकल कॉलम्स in a periodic table, the vertical columns in a periodic table are called groups। अब इसके बाद आता है कि भाई पीरियड किसको बोलते हैं, तो वर्टिकल की जगह लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स in a periodic table are called periods। बी है यहाँ पर, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो पीरियड्स हैं वो हैं 7 और जो ग्रुप्स हैं वो हैं 18। उसके बाद आता है यहाँ पर कि पूछा गया है सी में, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के बारे में बात करें तो इनको एल्कली मेटल कहते हैं। मेंबर्स हैं लीना की रब से फरियाद। तो ये सारे मेंबर्स है। हाइड्रोजन भी है लेकिन ये एल्कली मेटल्स इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, फ्रेनेशियम, एज यू विश। फिर ग्रुप नंबर 17 के भी 2 एग्जांपल पूछे गए हैं। तो ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं 2। मैं लिख देती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, आप ब्रोमीन, आयोडीन भी लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं ग्रुप नंबर 18 के भी 2 हमें बताने हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 18 के, तो ग्रुप नंबर 18 में हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, लेप्टन, जिनोन, रेडॉन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नियोन और आर्गन। आप भी कोई भी लिख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स हो गए। बच्चों, अगर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप नॉट केमिस्ट्री, बायो के भी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसके भी सोल्यूशन चाहिए आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ट्रिक्स अगर आपको जाननी है अलग अलग चीजों की तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाके ट्रिक्स वाले शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट है। इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, विच आर दी मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। अगर मैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना तो आपको होना ही चाहिए लर्न। फर्स्ट में हाइड्रोजन, सेकंड में हीलियम, देन लिथियम, देन सोडियम, सॉरी नॉट सोडियम, यहाँ पर 3 में लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, फिर आएगा कार्बन, फिर आपका आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा आपका नियोन। तो ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है। एटॉमिक नंबर लिखे हैं ये मैंने, और मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर। तो अब पूछा है इन दी पीरियोडिक टेबल विच आर दी मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। देखिए हाइड्रोजन का अपना यूनिक नेचर है, हीलियम आपकी इनर्ट गैस है, यहाँ पे लिथियम आपका मेटल है, और साथ में और कौन सा आपका यहाँ पर मेटल मिल जाएगा,
बेरिलियम भी मेटल है। तो आप कैसे और चेकआउट कर सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके में एक है, इसके में दो है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन इलेक्ट्रॉन देता है वो जनरली कैसे होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो ये आपके मेटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दो पूछा गया है, तो तो यहाँ पर क्या आएगा, लिथियम एंड बेरिलियम आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है एटॉमिक नंबर की। अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इसके बारे में हम बोल सकते हैं, इट रिलेट दी पीरियोडिसिटी। ये किससे रिलेट करता है, पीरियोडिसिटी से रिलेट करता है। इन दी प्रॉपर्टीज of the elements to the periodicity in their electronic configuration, देखिए यहाँ पर क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर का, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, पीरियोडिसिटी जो है वो एटॉमिक नंबर की वजह से हो रही है। तो पीरियोडिसिटी किसमें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो रहा है। मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब यहाँ पे रिपीटेशन से मतलब है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, ग्रुप नंबर 1 ही ले लीजिए, हेलिना की, इतना ही ले रही हूँ मैं। तो 1, 3, 11, 19 ये एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका रिपीटेशन हो रहा है, पीरियोडिसिटी है, वो क्या है, इन सब के लास्ट में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इन सब की बैलेंसी भी सेम होगी 1, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से या शेयरिंग की वजह से ही केमिकल बॉन्डिंग होता है। और केमिकल बॉन्डिंग जिस तरीके से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का लेन देन जिस तरीके से हो रहा है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अगर ये चीज सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी देखी जा रही है, रिपीटेशन देखा जा रहा है, जिसके से केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिपीटेशन देखा जाता है और आसानी होती है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में बात करें, हाउ वर द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले बात तो हम बात करेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, और फिर बात करेंगे कि भैया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उनका पोजीशन कैसे डिसाइड किया गया। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका की एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, और लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की पीरियोडिसिटी है तो इसका मतलब ये है कि आपके आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं उसको उसी जगह पे रखा जाएगा जहां पे उस एलिमेंट को जगह दी गई है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के ऊपर रखा गया है ग्रुप 1 में, और पीरियड 1 में रखा गया है, तो सारे आइसोटोप्स भी वही होंगे। तो हम कह सकते हैं दैट ऑल द आइसोटोप्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपरली, अगर आपको समझ में आ गया वो रीजन, तो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम होगा। तो देयर एटॉमिक नंबर इज आल्सो सेम, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। Since all the isotope of element have the same atomic number, they can put at one place in the same group of periodic table. तो जहाँ पे वो एलिमेंट रखा गया है वहीं पर ही सारे के सारे आइसोटोप्स भी आएंगे। बी है, how are position of cobalt and nickel resolved in modern periodic table। देखिए मैनलीफ ने क्या गलती करी थी कोबाल्ट और निकल को देखकर, तो यहाँ पे देखिए
ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या करा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर रखा था। तो कोबाल्ट का 58.93 है और निकल का 58.71 है, तो ये निकल को इधर आना चाहिए था और कोबाल्ट को इधर। लेकिन आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो बिल्कुल सही है, कोबाल्ट यहाँ लिखा हुआ है और निकल यहाँ लिखा हुआ है। पर उन्होंने इसको बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जो एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का वो 27 है और जो निकल का है वो 28 है। तो क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी है वो किसकी वजह से है, वो एटॉमिक नंबर की वजह से है। अब एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कम है तो वो पहले ही आना है और निकल का ज्यादा है तो वो बाद में आना, चाहे उसका एटॉमिक मास कुछ भी हो। तो इससे हमको कुछ नहीं देखना। तो दिस इज द राइट आंसर कि हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 एंड निकल इज 28 according to modern periodic table. Element are arranged in increasing order of atomic number. So cobalt with lower atomic number should come first and nickel with the higher atomic number come later. तो इस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। यहाँ पे सी है, where should hydrogen be placed in modern periodic table? Give your answer. कि हाइड्रोजन को कहाँ रखाया गया है, तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और पीरियड 1 में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, बिकॉज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर ऑफ एल्कली मेटल्स, इसलिए उनके टॉप पे रखा गया। क्योंकि देखिए इसके ऑटोमोशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे जो एल्कली मेटल हैं उनके ऑटोमोशेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी भी सेम हो गई, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया हाइड्रोजन को टॉप पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और जिससे कि आपको वीडियोस मिल पाते हैं। तो हमको ये रिटर्न बस आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल यू फाइंड मेटल। देखिए ये पीरियोडिक टेबल देखिए, ग्रुप 1 एंड 2, देन ग्रुप 3 to 12, फिर ये आता है 13 से 18 और फिर ये आता है आपका एफ ब्लॉक। तो आपका 90% मेटल ही मेटल है। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पूरी मेटल है, यहाँ पर आधी साइड में फिर ये जो स्टेयर टाइप है यहाँ पे मेटोलाइड है, फिर यहाँ पे आपकी नॉन मेटल है या नॉन एक्टिव गैस है। तो ये पूरा साइड, तो ये कौन सा साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। हाथ से देखिए तो जो मेटल्स है एस में डी में पूरे में मेटल्स ही है, तो आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में आपकी मेटल्स है। फिर है ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल विल यू फाइंड नॉन मेटल्स, तो ये देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका राइट साइड में आएगा, राइट साइड। फिर पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ दोज एलिमेंट विच डिवाइड मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको स्टेयर मिल जाएगी, तो इधर मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल्स है। तो कौन सा पार्ट डिवाइड करता है मेटल नॉन मेटल्स को, तो मेटेलॉइड्स। स्टेयर जो है वो करती है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि ओवरऑल 26 क्वेश्चन है इसमें। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको पेज नंबर 283 में मिल जाएगा, लखमीर सिंह केमिस्ट्री की बुक में, क्लास 10th एस चांद। तो 20 की बात करें, नेम 3 एलिमेंट दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल का मतलब सबसे बाहर के शेल में। ग्रुप 1 है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, हेलिना, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। तो आपको कितने एलिमेंट लिखने, 3, तो आप लिख दीजिए हाइड्रोजन, लिथियम एंड देन सोडियम विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फिर बी है, नेम 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनमें है, दिस इज बेटा,
मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पर अभी ये मैं बोलती हूँ ना, हेलिना की तरफ से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये न्यूमेरिक शॉर्ट पोएम टाइप की कह सकते हो, जिससे कि आप काफी इजीली पूरे प्रोडक्ट टेबल को लर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट टेबल कैसे लर्न करें इजीएस्ट वे में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे बनानी है या नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ पर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, दो ही लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई भी अपनी पसंद का लिख सकते हैं। टी है, नेम 3 एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। 3 एलिमेंट बताने जिनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो जो नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18, उनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। वो है हीना, नीना और कहीना, सबके एक्सरे रंगीन। ज्यादातर इस पूरे चैप्टर में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन ग्रुप को और इनके एलिमेंट्स को, उनके एटॉमिक नंबर्स को आप जरूर लर्न कर लें। तो ग्रुप नंबर 18 में से आप कोई भी लिख सकते हैं, नियोन और आर्गन और फिर क्रिप्टन, मैंने 3 दिए, आप कोई भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डोबेनियरटाइड। डोबेनियरटाइड क्या है, और साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो डोबेनियरटाइड ने बोला था कि अगर हम 3 एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मीन होगा वो बी एलिमेंट मतलब सेंटर के एलिमेंट के या तो एग्जैक्टली इक्वल एटॉमिक मास आएगा या फिर उसके नियरली इक्वल आएगा। तो 21 के बारे में बात करते हैं। व्हेन एलिमेंट, लिखेंगे इसको पूरा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic masses, increasing atomic masses, group of elements, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग group of elements, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 लगाएंगे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसको हम क्या बोलेंगे, डोबेनियर ने क्या बोला, ट्राइड्स बोला, 3 का ग्रुप, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कभी कभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन, तो जो तीनों ग्रुप में लगाए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास of the middle element, of the middle element of the triad, of the triad being equal to arithmetic mean of atomic masses, mean of atomic masses of other two elements, of other two elements। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लिथियम का 3 होता है, पोटेशियम का आपका नहीं, लिथियम का 7 होता है एटॉमिक मास और पोटेशियम का 39 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन निकालेंगे तो ये 23 आएगा, तो यहाँ पे 23 आ गया। तो अब आएंगे व्हाट इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हमें बताना है कि जो न्यूलैंड का लॉ है ऑक्टेव का वो क्या है, एग्जाम्पल भी हमको देना है। तो हमें पता है कि हर फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगा हर 8th एलिमेंट का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22 में व्हेन न्यूलैंड्स अरेंज्ड elements
in order to increasing atomic masses, increasing atomic masses, the property of every 8 elements are a repetition of the property of first element. अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि इस लॉ में देखिए इन्होंने इनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट तो हर फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी था वो हर 8 एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा था। इसको आप एग्जाम्पल में लगा सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। ये बोल रहा है डिड डोबेनियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या जो डोबेनियर ट्राइड है क्या वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी आपको नजर आता है? एक्सप्लेन योर आंसर। तो आंसर है यस, हमें डोबेनियर ट्राइड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी नजर आता है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बोलेंगे डोबेनियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, कंसीडर द लिथियम। आप लिथियम देखिए, उसके बाद फिर देखिए सोडियम एंड देन पोटेशियम। तो आप देखिए यहाँ पर डोबेनियर ट्राइड में बात करें हम लोग, सॉरी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है और दोनों एलिमेंट एक के नीचे एक है। इसी तरह से जो डोबेनियर था उन्होंने भी क्या कर दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लगाया था और इनकी भी प्रॉपर्टी सेम थी क्योंकि इसका 7 था, इसका 39 था, मीन करके 23 आ रहा था। तो इन तीनों की भी प्रॉपर्टी सेम थी। तो हम कह सकते हैं consider the element lithium, sodium and potassium which are present in the second column of the Newland classification of element. Now we start the lithium, that is first element, and 8th element is sodium and potassium again. So they also have the same property, so we can say that they have resemblance. ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, yes Dobenier triad is also exists in the column of Newland octave. Consider the element lithium, sodium and potassium which are present in the second column. ये सेकंड कॉलम में आपके तीनों की तीनों न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में है। नाउ वी स्टार्ट द लिथियम एज फर्स्ट एलिमेंट, तो सोडियम इज गोइंग टू बी 8th एलिमेंट। अब यहाँ से अगर हम सोडियम को फर्स्ट लेते हैं तो पोटेशियम इज गोइंग टू बी 8th एलिमेंट। So we can say this mean that according to Newland law of octave, the element lithium, sodium, and potassium should have similar chemical property as the Dobenier triad. Explain about these all three. So from this conclusion, we can say Dobenier triad also exists in the column of Newland octave. जो Dobenier ने बोला था वही Newland law of octave में भी हमको नजर आया। फिर B पूछा है what were the limitations ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन। डोबेनियर क्लासिफिकेशन के जो लिमिटेशंस थे वो क्या क्या थे? तो जो मेन लिमिटेशन था वो ये था कि ये फेल हो गया था सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने में जो कि उस वक्त पता थे। ठीक है, तो इट फेल्ड टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स known at that time, known at that time. उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ये था, इसके और भी था कि डोबेनियर could identify only 3 ट्राइड्स, जो कि इनफ नहीं था। इट आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड, ये सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही आइडेंटिफाई कर पा रहा था। तो हम कैसे लिखेंगे इन चीजों को, हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करनी है। तो द मेन लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन of element was that failed to arrange all the known elements in the form of triad of elements having similar chemical property. फिर डोबेनियर could identify only 3 triads, ये सिर्फ 3 triads को ही आइडेंटिफाई कर पाया था।
So this classification element was not very successful. Robinier failed to explain the relationship between atomic mass of element and their केमिकल प्रॉपर्टी। वो ये भी नहीं बता पाया था कि भाई रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि आज की टेबल में हमको पता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेम एटॉमिक जो बाद में वैलेंसी आती है उसकी वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेम आ रहा है उसकी वजह से उस केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर इस तरह की चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर पूछा जाता है कि न्यूलैंड लॉ क्यों फेल हो गया, इसकी लिमिटेशन क्यों थी। पहली बात तो वो अप टू कैल्शियम तक ही बता पाया था, उसके आगे नहीं बता पाया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लुक एट हियर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हैड द फॉलोइंग लिमिटेशन। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफाई द एलिमेंट अप टू कैल्शियम ओनली। सबसे बड़ा मिस्टेक यही था कि कैल्शियम के आगे ये नहीं बता पाया। Every eighth element did not possess a property similar to the first after calcium. तो ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट पे काम कर रहा था लॉ। दूसरा, न्यूलैंड assumed that 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन दी नेचर। उसको लगा सिर्फ 56 ही एलिमेंट है, तो आज के टाइम पर 118 एलिमेंट्स हैं। नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, कि आगे फ्यूचर में कोई डिस्कवर होगा ही नहीं। बट लेटर ऑन नए एलिमेंट्स आने लगे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अकॉर्डिंग फिट नहीं हुए। फिर इन ऑर्डर टू फिट elements into the table, Newland put even two elements together in a one slot. तो न्यूलैंड ने क्या करा कि दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया, एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। और सेम कॉलम में दो ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी, जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, पुट फॉरवर्ड together in the just one slot, that two in column of element like fluorine, chlorine, bromine which have very different property from these elements। तो ये भी इसकी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। To the question number 24 का part A, state the periodic law on which Manley periodic table was based। तो हमको वो लॉ लिखना है जो मैनलीफ ने दिया था। तो मैनलीफ ने एक बड़ा ही आसान सा लॉ दिया था कि जो पेरियोडिसिटी है वो एटॉमिक मास है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी properties of elements, the properties of elements are a periodic function of their atomic masses, ठीक है, of their atomic masses। फिर पूछा why and how was the periodic law change, कैसे चेंज हुआ है periodic law। तो it was the discovery of atomic number, which led to the change in Mendeleev's periodic law, which was based on एटॉमिक मास। तो जिस तरह से नए नए जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से ये periodic table चेंज हुआ। फिर बी है, एक्सप्लेन व्हाई द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। जो नोबल ग्रुप थे उनको अलग से क्यों रखा गया मैनली periodic table में। तो बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, माने वो किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके एटॉमिक शेल कंप्लीटली फिल थे, दे आर केमिकली इनर्ट। तो वो केमिकली इनर्ट थे, सो दे आर प्लेस्ड इन दी सेपरेट ग्रुप, और दिस इज द लास्ट ग्रुप। अगर 25th के क्वेश्चन के बारे में बात करें, 25th ए के बारे में, तो बोलते हैं ये स्टेट द मेरिट्स ऑफ द मैनली periodic table। मेरिट्स का मतलब क्या क्या फायदे थे मैनली periodic table के जिन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को। तो चलिए फायदे के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फायदे हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। पहला फायदा था कि जो मैनली periodic लॉ है इसने प्रिडिक्ट कर दिया था, इसने भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है। तो दे प्रिडिक्टेड the existence of some elements, they predicted the existence of some element जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनके बारे में भी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। that
had not been discovered at that time, जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे। इसके साथ साथ और क्या फायदा था? मैनलीफ टेबल could predict the property of several elements. It could predict the properties of several elements on the basis of their position in periodic table. अब इसमें एक और बात थी, it could accommodate the noble gases when they were discovered. accommodate the noble gases, क्योंकि उन्होंने लास्ट में रख दिया था तो उसकी जगह भी बन गई थी when they discovered. अब इसके बाद आता है बी वाला, डिस्क्राइब टू एनामेलीज ऑफ मैनली प्रोडक्ट टेबल। तो आपको दो प्रॉब्लम्स बतानी है मैनली प्रोडक्ट टेबल के, तो इट इज ऑलरेडी रिटन हियर, मैं आपको समझा देती हूँ प्रॉब्लम्स क्या रहे थे। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता पाए थे। क्यों नहीं बता पाए थे? क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था, और आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो भाई अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटोप्स के भी एटॉमिक मास डिफरेंट है, सबको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। तो आइसोटोप्स के बारे में ये बता ही नहीं पाए। इफ द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, द आइसोटोप शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, दे डिडंट प्लेस दैट, तो ये भी फेल हो गया था इनका। एक चीज ये नहीं बता पाए। दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मैंने ऊपर वीडियोस में आपको निकल कोबाल्ट के बारे में बताया था, तो इन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रख दिए थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, उनको पहले लगा दिया, और जिनका कम था उनको बाद में लगा दिया। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही। अब आता है यहाँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप फ्रूटफुली इसको सुन भी रहे हैं। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। 26 का ए, हाउ डू प्रॉपर्टी ऑफ एक्का एल्यूमिनियम, माने कि एल्यूमिनियम के नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट, प्रिडिक्ट बाय द मैनलीफ ने कैसे उसको प्रिडिक्ट कर दिया था? द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ गैलियम, क्योंकि एक्वा एल्यूमिनियम आपका गैलियम था, तो एक्सप्लेन करना है आंसर को। तो एक्वा एल्यूमिनियम, गैलियम आर द टू नेम्स ऑफ सेम एलिमेंट। गैलियम का ही नाम एक्वा एल्यूमिनियम है। हैज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ गैलियम, बिकॉज द एटॉमिक मास, जो उन्होंने एटॉमिक मास बताई थी, जो उन्होंने एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मूला बताई, सब सेम था। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे एक्का एल्यूमिनियम and gallium are the two names of the same element, as Aka aluminium has almost exactly the same properties as the actual properties of gallium element, the properties, atomic mass, density, melting point, formula of chloride, formula of oxide, formula of
ऑक्साइड आर ऑलमोस्ट सेम, ये ऑलमोस्ट आपके फॉर्मूला सेम थे तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर बी है व्हाट नेम वर गिवन बाय मैनलीफ टू दी देन डिस्कवर्ड एलिमेंट, स्कैंडियम को क्या नाम दिया था मैनलीफ ने, तो ऑब्वियसली स्कैंडियम बोरोन के बाद आता है तो ए का बोरोन दिया था, ए का माने नेक्स्ट। गैलियम को क्या दिया था, एक का एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम के बाद आता है, एक का एल्यूमिनियम, बस एक का लगा देना है। और जर्मेनियम को क्या दिया था, एक का सिलिकॉन। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। बाय बाय एवरीवन।